साउंड, कैमरा, एक्शन। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिनेता जयंत गाडेकर। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। तो जयंत गाडेकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनिए। नमस्कार श्रोताओ, आज विविध भारती में एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जो हिंदी फिल्मों की बात हो, मराठी फिल्मों की बात हो, हिंदी और मराठी के टीवी सीरियल्स की बात हो, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का कंटेंट आजकल आ रहा है, सभी जगह समांतर रूप से अलग अलग भूमिकाओं में हमें नजर आते हैं। जी हां दोस्तों, स्वागत कीजिए जाने माने अभिनेता जयंत गाडेकर का। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। जी, तो जयंत जी कहां से शुरू करें? मुझे कहता है कि जयंत होने से शुरू करते हैं। वाह वाह वाह। कि जयंत हुआ कहां से? जी बिल्कुल। क्यों बिल्कुल। हुआ, कैसे हुआ? तो शुरू से शुरू करते हैं कि आपका बचपन कहां बीता? जी, मेरी पैदाइश है चंद्रपुर की। चंद्रपुर एक जगह है महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में, जिसको हम महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की बॉर्डर कहते हैं। नागपुर के बाद, नागपुर जो कि आपका भी शहर है जी। तो मैं आपको बीच बीच में लेता रहूंगा अपनी चर्चा में, क्योंकि आप बहुत अहम है मेरे जीवन प्रवास में, और खासकर उस शुरुआती दौर में जहां फ्रेंड फिलोसोफर गाइड का जिक्र आएगा तब आप जरूर उसमें अधोरेखित होंगे। तो मेरा जन्म है चंद्रपुर का। 70 के दशक में मैं वहां पैदा हुआ, और एक मध्य वर्ग परिवार में मैं पैदा हुआ, कि जिसको कहते हैं हम विद्या विभूषित परिवार में मैं था। मेरे पिताजी उस समय के डिप्लोमा इंजीनियर रहे। अच्छा। और मेरी माताजी, जब मैं पैदा हुआ तो वो तो स्कूल में पढ़ाती थी जी, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाती थी। मतलब जिस स्कूल में मैं नर्सरी या शिशु वर्गों में पढ़ा हूं, वहां मेरी माताजी ही मेरी शिक्षक रही अमूमन। मतलब आगे तो इतना एक मजेदार योगायोग रहा जीवन में, कि संयोग ये रहा कि माताजी भी पढ़ती रही, उनको भी आदत थी पढ़ाई लिखाई करने की। तो जब मैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल में आया तब वो खुद स्वयं बीएड कर रही थी, और वो मेरे ही स्कूल में, मेरी ही कक्षा में अपना डेमो क्लास लेने आई थी। और जब मैं कॉलेज में आया तब तक वो कॉलेज में लेक्चरर बन चुकी थी। अच्छा। तो ये एक माता के साथ मैंने प्रवास किया। तो मैं चंद्रपुर से मेरी पढ़ाई रही, ग्रेजुएशन तक मैं वहां पढ़ा हूं। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की, बट जैसे कि कलाकारों का होता है, संघर्ष में शिक्षा होती है, क्योंकि उनको परिवार का जोर होता है कि आपके परिवार में फादर आपके इंजीनियर है, आपकी मदर कॉलेज में लेक्चरर है, और आपको भी कुछ तो भी मेडिकल या इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई करनी चाहिए। ये एक अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है इस परिवार को। तो उस उम्मीद पर खरा उतरने का एक, और हमारे अपने रुचि जो होती वो तो रंग विधा में, और मैं नाटक अभिनय के अलावा भी कई सारी कलाओं में रुचि रखता था और लिप्त रहता था। मैं तब तो मतलब नृत्य कला में भी मेरा रुझान था। डांस करते थे हम, फोक डांस करते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो भी सांस्कृतिक गतिविधि होगी हमारे शहर में, उसमें मेरा होना जरूरी है, मैं मानता था। अच्छा। इस वजह से तो मैं, और गीत गायन में भी मेरा थोड़ा सा एक शिरकत रहती थी, फोक सिंगिंग हो या ग्रुप सिंगिंग हो। और इन सब सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए घर से प्रोत्साहन मिलता रहा? घर से प्रोत्साहन था, क्योंकि माताजी स्वयं सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त थी। अगर नहीं जानते कोई तो वो हमारे विदर्भ प्रदेश की जानी मानी साहित्यकार रही, कलाकार रही, नाटककार रही, स्वयं अभिनेत्री थी। जी जी। अच्छा, और हम श्रोताओं को यहाँ बता दें कि आकाशवाणी से डॉक्टर विमल गाडेकर, जयंत जी की माताजी, इनका बहुत गहरा संबंध रहा है, जुड़ाव रहा है। कई रूपकों का उन्होंने लेखन किया है, बहुत से कथा कविता उन्होंने आकाशवाणी में उसको रिकॉर्ड किया है। जी जी। और मुझे बहुत अभिमान है, इस बात का गर्व है उन पर कि वो एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से, इतने अच्छे मंच से हमेशा जुड़ी रही। अपने विचारों का प्रचार प्रसार या विचार विनिमय के लिए उन्होंने इस माध्यम को हमेशा अपने साथ रखा, या इस माध्यम के साथ वो रही। इस बात का मुझे हमेशा खुशी रहती है, और मैं हमेशा, मेरा भी प्रयास रहा तब भी कि मैं भी जुड़ा रहूं। जब मैं चंद्रपुर में लड़खड़ाता बच्चा सा घूम रहा था, तब आकाशवाणी कहलाता था। आकाशवाणी का नया नया केंद्र स्थापित हो रहा था। तो बच्चे जैसे किसी भी बनती बिल्डिंग में खेलने चले जाते, वैसे मैं आकाशवाणी के केंद्र में वहां जाता था। मेरे अटकेलियां वहां चलती थी। और तब के केंद्र निदेशक श्री यशपाल रामावत, जिनको प्यार से पाशा सर बुलाया जाता है, वो वहां पे केंद्र स्थापित करने आए थे। तो उनसे बड़ा अच्छा मेरा अंतरंग संबंध रहा। बहुत प्यारा सा एक गुरु मार्गदर्शक का उन्होंने बड़ा काम किया, कि उनको जब पता चला कि ये लड़का इतनी गंभीरता से अपनी कला को देखता है, इतना रुझान इसका गहरा है, और ये इतना इसमें लिप्त रहता है, तो इसको थोड़ा सा मैं अगर रास्ता दे दूं, इसकी नदिया को, धार को मैं थोड़ा दिशा दे दूं, तो हो सकता है लड़का आगे चल के कुछ
कुछ कर सकता है, उन्होंने काफी मेरी मदद की। तो वो सारी मेरी सफर के सारे वो स्टेशंस थे मेरे, जी जी जी, जो ये चंद्रपुर में भी थे जी। तो ये कहेंगे कि ये पहला पड़ाव था, ये पहला पड़ाव। हम इस पड़ाव पे, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि आपकी पसंद के गाने भी इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे, हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे। तो जो फहरिस्त आपने बनाई होगी, तो उसमें से पहला गाना कौन सा है? पहला गाना मैं यहाँ पर जिक्र उस गीत का करना चाहूंगा जी, जिसकी बतौर गीत मेरे मन पटल पे जिसकी छवि है, जिसकी आवाज के साथ छवि है, उसका चित्र मुझे याद नहीं। अच्छा। मैं बहुत ही नन्हा बालक रहूंगा, 3, 4, 5 साल का, मुझे नहीं पता कितना छोटा। और तब मेरे पिताजी जो हैं आयुध निर्माणी चांदा में पर्यवेक्षक की वो करते थे, नौकरी करते थे, सेवारत थे। और हम वहां उसी आयुध निर्माणी डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, क्वार्टर्स पे। तो वहां पे एक ही सिनेमा घर था जिसमें मात्र शनिवार और इतवार के रोज फिल्म दिखाई जाती थी। खास तौर पे वो पेटी आती थी रील की, और वहां पे पूरे स्टाफ के लिए फिल्म दिखाई जाती थी। तो वहां पे हम सैटरडे संडे फिल्म देखते थे, मुझे याद है। तो उसमें से मुझे याद है आज भी कि पिताजी आगे चल रहे हैं, माताजी मेरे पीछे है, मैं उन दोनों के पीछे दोनों की उंगली पकड़े चल रहा हूं। फिल्म खत्म हो गई है, अब फिल्म का क्या हुआ पता नहीं, क्या था उसमें। और एंड में एंड स्क्रोल के साथ जो नामों की पर्ची चल रही है और ये एक गीत बज रहा है। और वो लगातार शनिवार इतवार दोनों दिन हमने फिल्म देखी थी। तो वो गाना छप गया मेरे हृदय में कि गीत ये होता है, संगीत ये होता है जो भूलता नहीं है। जिस गीत का उस नन्हे बालक के लिए उस तरह से कोई शब्दों का अर्थ नहीं था। जी। और वो गीत के बोल थे, वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, होके जुदा। तो अगर संभव हो तो कृपया मेरे लिए और सुंदर गीत है, हम सुनने वालों के लिए बजा दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये गीत अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया। जयंत जी, आगे बढ़ते हैं और अगला पड़ाव आपका जो था, आपके महाविद्यालयीन दिन, आपके कॉलेज के दिन जो शुरू हुए, वो वहीं चंद्रपुर में थे या आप वहां से कहीं और माइग्रेट हुए? जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ाई जो है बड़ी लड़ाई झगड़ों के बीच चल रही थी, है ना, क्योंकि मुझे कला में रुचि थी, रुझान था। और मैं कला, मतलब लोग करते हैं कि शाम को कॉलेज वॉलेज हो जाने का, ट्यूशन कोचिंग सब हो जाने के बाद 1 घंटा रिहर्सल करते होंगे। ये लड़ाई आपकी घर वालों की उम्मीदों के साथ भी थी और अपनी अपेक्षाओं, अपने साथ कुछ ज्यादा लड़ाई थी, क्योंकि ये समय मैं कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि जितना मुझे उसमें समय देना है वो समय बचता नहीं रोजमर्रा के क्रियाकलापों से। अच्छा।
तो वो लड़ाई मेरी ज्यादा थी, क्योंकि मुझे लगता था कि 18 घंटे तो मुझे नाटक को देने चाहिए, 6 घंटे में बाकी जिंदगी जीनी चाहिए। 18 घंटे तो मुझे अपने नृत्य को, जो सारी कलाओं को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उन सबको देने चाहिए। वो समय कम पड़ता था और घर वालों को लगता था इंजीनियरिंग चले जाना चाहिए। उसके चलते जबरदस्ती मैंने 12th तक पूरे विज्ञान के विषय लेकर के, गणित, भौतिक, जीव शास्त्र, सारे विषय लेकर के मैंने पढ़ाई की। अच्छा। जबकि मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हेमंत गाडेकर, वो तब मेरे से 2 साल बड़े हैं। हाँ। तो वो उनको मेडिकल जाना निश्चित था, तो उन्होंने गणित की पढ़ाई छोड़ दी थी। वो चॉइस होता था आपके पास चुनाव करने का वो था, लेकिन मैंने तो वो भी नहीं छोड़ा। अच्छा। मैंने थोड़ा जिद्दी तरह का बालक था, तो मैंने कहा अच्छा चलो आपको क्या लगता है, गणित पढ़ना चाहिए, विज्ञान पढ़ना चाहिए, चलो मैं दोनों पास करके दिखा देता हूँ। हाँ। वो एक जिद पे मैंने वो कर लिया था, मैंने कर भी दिया। 12th मैंने पास कर लिया और उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दे दिया गया। चंद्रपुर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, चंद्रपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता, CEC। वहां मुझे दाखिला करवा दिया। वहां गया मैं 1 महीना तक और पिताजी से कह दिया कि पिताजी देखिए मेरा मन लगेगा नहीं, ये मैं बेमन से पता नहीं पूरा भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो करना वो करने दीजिए ना, पढ़ाई में कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अच्छा। तब माताजी ने बीच बचाव किया कि देखिए बेटा आपके बैकग्राउंड जो है सारा पढ़े लिखे लोगों का है, और आज के समय में पढ़ाई के बिना कुछ होता नहीं है। 80 का दशक 90 का दशक आने लगा था। जी। तो उन्होंने कहा कि देखो आप जो भी शिक्षा करो कोई दिक्कत नहीं हमें, आप इंजीनियरिंग मत करो, आप BSc करो, आप BA करो, BCom करो, परंतु आपके लिए शर्त यह है कि जीवन में कुछ भी करने से पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक, अच्छा, पदव्युत्तर शिक्षा आपको पूरी करनी है। तब तो आपको हम इंसान मानेंगे, वरना तो हमारे लिए आप जानवर के बराबर हो। तो ये उनकी शर्त मुझे बड़ी प्यारी लगी कि मैंने कहा कि देखो आपको पहले इंसान बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाने से पहले। क्या बात। तो मैंने उनकी ये शर्त मान ली। तब मैंने गुरु नानक महाविद्यालय है बल्लार शाह में, बल्लारपुर चंद्रपुर से एक 20 किलोमीटर दूर जगह है। अच्छा। बल्लारपुर पेपर मिल्स आपने सुना होगा, जहां से हमारा एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर वगैरह बनता है। वहां पर एक कॉलेज था, साइंस कॉलेज। वहां मैंने दाखिला ले लिया 1 साल के लिए, BSc साइंस सब्जेक्ट लेकर के। तो उस कॉलेज से डिग्री तो मैंने पूरी नहीं की, अच्छा, पदवी तो पूरी नहीं की, बट उस कॉलेज का एक अनन्य साधारण महत्व मेरे प्रवास में रहा। जी। वहां एक दिन मैं ऐसी मटर गश्ती करने जाते थे कि पढ़ना क्या है, लैब में जाना है, प्रैक्टिकल करना है, फिर तो घूमते रहेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। गैदरिंग का भी पता करो, कल्चरल प्रोग्राम्स का भी पता करो, उसमें हिस्सा लेना है, कंपटीशन में हिस्सा लेना है, उस सब में रहते थे। तो एक दिन नोटिस बोर्ड पे आधा फटा सा मुझे नोटिस दिखा, नागपुर विश्वविद्यालय की तरफ से आया था। तब चंद्रपुर और इधर सब इस परिसर के सारे महाविद्यालय जो होते थे वो नागपुर विश्वविद्यालय से संलग्नित थे। जी। अब तो सुनते वहां विश्वविद्यालय अलग बन गया है, गोंडवाना विश्वविद्यालय। तब यूनिवर्सिटी नागपुर अगर थी, तो नागपुर यूनिवर्सिटी के नोटिस लगा हुआ था कि एक यूथ फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स, ऐसा कुछ आधा बचा था, आधा फट गया था। जी। तो मैं वो आधा फाड़ करके ऑफिस में लेके दौड़ा चला गया, सर यूथ फेस्टिवल कल्चरल इवेंट्स ये क्या है, इसका पूरा नोटिस मुझे दीजिए। अच्छा। तो वो क्लर्क समझ गया कि ये बड़ा जुझारू लड़का है, तो लेके रहेगा। तो उन्होंने फाइल निकाल के मुझे वो उसका ओरिजिनल नोटिस दिखाया। अच्छा। तो उसमें था यूथ फेस्टिवल के ट्रायल्स होने थे नागपुर में, सिलेक्शन ट्रायल्स। जी। तो मैंने कहा कि सर मुझे यहाँ जाना है। वो कहते हमारे से कोई नहीं जाता। मैंने कहा इतिहास होगा वो, अब मैं रचना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा जरूर। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, तो उसमें लिखा था कि एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेना होगा और आपको परमिशन लेनी होगी प्रिंसिपल की। तो वो सारा कागज बनवा के, तो प्रिंसिपल साहब सरदार जी थे, गुरु नानक महाविद्यालय था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए बड़ा अचरज में कि ये क्या लड़का है, कहाँ जा रहा है, कल्चरल क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, चल ठीक है हम परमिशन दे रहे हैं, हमारा बोनाफाइड स्टूडेंट है। वो लेकर के मैं अपने आप नागपुर पहुंचा। अच्छा। और पहली बार मैंने वो यूथ फेस्टिवल के ट्रायल दिए थे, ये 90 दशक की बीच की बात है। जी। और आश्चर्य की बात है कि मैंने जो भी वहां परफॉर्मेंसेस होती थी, माइम की, मोनो एक्टिंग की और म्यूजिक के लिए, सब चीजों के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया, सब में मैंने ट्रायल दिए। और सारा दिन खत्म होने के बाद शाम को वो जूरी बैठती थी कि टोटल लगानी चाहिए, और उनका कुछ होता है पैकेजिंग बनाते टीम का वो लोग कि ऐसे बंदे लो जो मल्टी फेसेटेड हो, बहुआयामी बहुगुणी कलाकार हो, जो कि हमें ज्यादा इवेंट में इवेंट्स कई प्रतियोगिता में वो एक मर्यादा होती है टीम की, 30 के ज्यादा लोग ले नहीं जा सकते। तो उसमें बिठाने के लिए तो उनको लगा कि ये लड़का तो सब जानता है, डांस में भी काम आएगा, ये म्यूजिक में भी काम आएगा, ये नाटक भी कमाल कर रहा है, माइम में भी आ जाएगा। तो उन्होंने मेरा वो देखा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसमें लिखा था बल्लारपुर का कॉलेज। अच्छा। और ये तो यूनिवर्सिटी तो नागपुर में है। तो उन्होंने सिलेक्शन करने से पहले मुझे बुला के बिठा के पूछा मुझसे कि जयंत आप तो ये यहाँ के रहने वाले हो, हाँ ये तो ये नागपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, हाँ तो आपको अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ 15 दिन आपको रिहर्सल्स के लिए रहना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। मेरे मन में कोई किंतु परंतु कुछ नहीं था, मैं नहीं जानता था मैं कहाँ रहने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। तब डॉक्टर अरुण पाटिल सर थे, जो
डायरेक्टर कल्चर भी थे यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट्स वेलफेयर के भी निदेशक थे। तो वो ये सारी चीजों को देखते, तो उनको मेरा ये हौसला बड़ा अच्छा लगा। वो बड़े प्रभावित हुए इससे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जितना हो सकता है तेरे लिए कर दूंगा, तू आ जा, चल, तुझे सिलेक्ट किया। और मुझे लेटर दिया गया। आप शायद इनको जानते हो, हमारे यहाँ के प्राध्यापक अनिल देशमुख सर जी, वो जूरी मेंबर थे तब जी, जो आगे चल के बहुत बड़े मशहूर राइटर बने हमारे इंडस्ट्री के, अब मुंबई में ही है जी। तो वो तब जूरी मेंबर थे, और जिनके साथ आप भी रंगमंच में लिप्त रहते थे, और मैं देख करके चमत्कृत हो जाता था कि वाह, ये काम है, ये करना चाहिए। जो आप मेरे आदर्श रहे हमेशा। तो उन्होंने मुझे उस दिन सिलेक्ट कर लिया, और पाटिल सर ने मुझे हेल्प ये भी करी। यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में एक रूम दे दिया 15 दिन रहने के लिए। तो मेरी काफी सारी चीजें हल हो गई। मैंने यूथ फेस्टिवल रिप्रेजेंट किया, मैं नेशनल्स तक पहुंचा, मेरे पास सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल सब मिला, और मेरे एक नया आकाश मिला। हाँ, मुझे नई दुनिया मिली कि बाप रे बाप, ये कला का आकाश कितना विस्तीर्ण है, कितना फैला हुआ है। हम तो कहीं कुछ नहीं है, हम तो कहीं गणपति पंडाल में जाके एकांकी कर लेते और उसी में खुश हो जाते कि लोगों ने ताली बजा दी। यहाँ तो क्या क्या प्रतिस्पर्धी है। और मुझे बताने में अभी बड़ा हर्ष और गौरव महसूस होता है कि उस समय मेरे प्रतिस्पर्धी 90 के दशक में होते थे। मुंबई विश्वविद्यालय से जो टीम आती थी, उसमें आज के हमारे बड़े मशहूर आज जो विधायक भी हैं और लोकप्रिय कलाकार है, सूत्र संचालक के कार्यक्रमों के श्री आदेश बांदेकर सर, वो आया करते थे। हमारे सामने खड़े होते थे। मुंबई विश्वविद्यालय की तरफ से श्रेयस तलपदे जी, जो आज बड़े मशहूर अभिनेता है, विवेक ओबराय जी, जो बहुत बड़े नायक है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के। तो ऐसे एक से कमाल के लोग हमारे सामने खड़े होते थे। तो हमें लगता था कि ये है व्यावसायिकता जी, ये है प्रिसीशन, ये है प्रोफेशनलिज्म, ये है एक्यूरेसी, इसको कहते हैं आर्ट। और हम तो अभी तक तो बिल्कुल ही वो रिकॉर्ड प्लेयर की कैसेट में ही फंसे हुए। हमारा कब क्या होना है। तो तब जाकर ऐसे और कई अन्य विश्वविद्यालय के, देश भर के दोस्तों से बड़ी इंटरेक्शन बढ़ता गया, उनसे एक्सपोजर मिलता गया। तब पता चला कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे कला की पढ़ाई होती है। फिर पता चला कि ड्रामा में भी आगे पढ़ाई होती है। मैंने कहा अरे वाह, पढ़ाई होती है। हाँ, मेरी तो वो है शर्त कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ना है। तो मैं तुरंत घर गया, मैंने गुरु नानक कॉलेज से साइंस से नाम हटवा लिया और आर्ट्स कॉलेज में अपना दाखिला करवाया। अच्छा, ये बहुत बड़ा बदलाव और टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं जी, आपके जीवन का था। तो यहाँ हम एक आपकी पसंद का गाना सुनेंगे, और कोई ऐसा गीत याद कीजिए उन दिनों की देखी हुई फिल्म। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो समय था जब हम शैशव से यौवन में पदार्पण कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और बहुत बड़े बड़े बदलाव जीवन में हो रहे थे, कमाल के बदलाव जीवन में हो रहे थे। और उसी समय था कि आज की सदी के जो लोकप्रिय महानायक हैं, आज के जो 3-4 कहलाते हैं, शाहरुख खान सर, सलमान खान सर, आमिर खान सर, ये एक एक करके हमारे दिलो दिमाग पे रोपे जा रहे थे, बोए जा रहे थे, ये उग रहे थे तब। तो हमारे समय की सबसे लोकप्रिय फिल्म रही, और हमने जो पहली बार देखी, जिसमें हमें प्रेम का पहली बार आभास हुआ। हर लड़की हमें सुंदर लगने लगी थी, हर महिला हमें अपनी कहानी की नायिका लगने लगी थी। तब आमिर खान साहब की फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, और उसका वो गीत जो अजरामर गीत है, जिसको हम कह सकते हैं, ऐ मेरे हमसफर, एक तेरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या बात है, कमाल का गीत। सुनते हैं। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की।
कयामत से कयामत तक फिल्म का बड़ा ही लोकप्रिय और बड़ा खूबसूरत गाना श्रोता सुन रहे थे। और अब ये जानने को उत्सुक है हमारे श्रोता कि आगे महाविद्यालयीन जीवन में आपने वो फैसला कब किया कि आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है? तो यूथ फेस्टिवल में जब मैं पहली बार आया तो अमूमन लोग 3 बार यूथ फेस्टिवल जा पाते क्योंकि वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। जी जी। मैंने क्योंकि गुरु नानक कॉलेज की बीएससी का फर्स्ट ईयर का कर लिया था एक यूथ फेस्टिवल। हाँ। फिर मैंने बीए में फिर से प्रवेश लिया तो 3 साल मुझे फिर जाने का मौका मिला। अच्छा। और मेरे लिए वो सारी सुविधाएं होती थी। मुझे नागपुर में यूनिवर्सिटी हॉस्टल देता था क्योंकि मैं सारे उनके भी काम आ जाता था। और फिर वो 3 साल मैंने वो किया। वो करते करते मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त जी, स्वर्गीय श्री एडवोकेट राम खोबरागड़े जो अब नहीं रहे, कुछ साल पूर्व उनका देहांत हो गया। वो दिल्ली में नौकरी करते थे, उन दिनों दिल्ली में नौकरी करते थे और वो सामाजिक कार्य में लिप्त होते थे। सांस्कृतिक गतिविधियों में उनका बड़ा रुझान था। तो उनको पता चला कि मेरे दोस्त का बेटा जो है हाँ। कलाओं में रुचि रखता है और उसके प्रति दीवाना है। पता नहीं जीवन के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। अच्छा। तो वो दिल्ली में चीजें ढूंढने लगे। हाँ। और एक दिन उनको पता चला कि मंडी हाउस नाम की एक जगह है, वहां पे एक नाट्य विद्यालय कुछ है। हाँ। तो वो खास वहां गए। अच्छा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक रूटीन नौकरी करने वाला व्यक्ति हाँ, अपना काम छोड़ के वहां गया। अच्छा। और उन्होंने वो परिवेश देखा, पता किया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। एक पुराना उनसे कहा कि कोई आपकी एक वो पुस्तिका दीजिए हाँ। आपके बारे में जानने वाली। तो उन्होंने एक पुराना सिलेबस कॉपी उनको पकड़ा दी। कहने लगे कि मेरे जानने वाला एक बच्चा है जो इन सब चीजों में तो क्या करता है। तो बोले अभी तो 12th ग्रेजुएशन में है। तो बोले ठीक है ग्रेजुएशन के बाद वो आ सकते हैं यहाँ पे, उनको ये दे दीजिएगा। और फिर वो जिस दिन वापस आए छुट्टी में घर, तो उन्होंने मुझे ला करके वो दिया कि बेटा देख, तुझे अगर इस क्षेत्र में ही कुछ करना है तो हाँ। यहाँ कम से कम जाने का तू अपना ध्येय रख, वरना तो छोड़ दे। फिर बेकार में औसत काम कुछ मत करना जीवन में। हाँ हाँ, करो तो टॉप लेवल का करो तो बेहतर करो। बिल्कुल। तो तुम्हारी जिद का कोई मायने है। हाँ, जिद वही होती है ना जो कुछ अच्छा करने को आपको मजबूर करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप कुछ अपने को तोड़ के कुछ नया बना रहे हो तो तोड़ो, वरना तो छोड़ो। तो उन्होंने मुझे वो दिया प्रॉस्पेक्टस में, वो देख रहा था तब। उसमें मैं देख रहा हूँ मनोहर सिंह जी की लाल किले पर की प्रस्तुति हो रही है, तुगलक नाटक की, बड़ा दिव्य भव्य दिख रहा है। हाँ। अब्राहम अलकाजी साहब की निर्देश की उसमें लिखा हुआ है। रवि खानविलकर जी उसमें अभिनय कर रहे हैं। हाँ। हिमानी शिवपुरी जी की तस्वीर है। एक से एक धुरंधर अभिनेताओं के उसमें राजेश विवेक जी है, रतन थियम जी नाटक कर रहे हैं, बाबा कारंत जी नाटक कर रहे हैं। तो उनके नाटकों की जानकारी उसमें है। तो मैंने कहा कि हाँ ये कुछ आवाहन सा महसूस हो रहा है। दिस इज अ चैलेंज आई वुड लाइक टू टेक अप। और मुझे लगा कि चलो नई जिद मिल गई। तो फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी करनी शुरू कर दी कि उसके लिए क्या करना होता है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए किन पड़ावों से गुजरना होता है, उनके लिए क्या तैयारी करनी होती है। अच्छा। यहाँ पे वो थोड़ा सा एक गंभीर कलाकार हम में, एक गंभीर व्यक्ति हम में पैदा होने लगा। अच्छा। और हमारी हंसी में जो है थोड़ा सा गंभीरता की एक झलक आने लगी होगी। तब वो एक बड़ा मोड़ रहा हमारे जीवन में और हमने भी उस तरह से तैयारी करना शुरू की। और इस मोड़ पे भी मुझे लगता है कि आप मेरे लिए गाना बजा दे प्लीज। जरूर जरूर। तो बड़ा अच्छा लगेगा। गाना आज का है, हाँ, बट उस समय पे सटीक जाता है। गीत के बोल है, कर हर मैदान फतेह। हाँ। ओ बंदिया कर हर क्या बात मैदान फतेह। तो संजू फिल्म के गाने की आप बात कर रहे हैं? संजू फिल्म का गीत है और जिसके संगीतकार है रोहन जी, जोड़ी एक रोहन हमारे गृह ग्राम से है जी, होम टाउन से। तो ये गीत जो है बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत कमाल का गीत है। और ये मैंने पहली बार फिल्म से नहीं सुना था क्योंकि मेरी मिस हो गई थी वो फिल्म करने की, कि वो आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो मेरे से थोड़े से छूट गई थी, तो मैं थोड़ा सा खट्टू था और मैंने वो फिल्म नहीं देखी। अच्छा। लेकिन ये गीत मुझे सुनने को मिला मेरे बेटे से, हाँ, जो गायन में रुचि रखता है। तो उसने एक दिन कहा कि पापा मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ एक कार्यक्रम में, तो आपको कैसा लगता है जरा सुन के बताइए। तो उसने पहली बार ये गाया था। हाँ, तो उन्होंने गाया। मैंने कहा ये तो कमाल का गीत है, बड़ा ही इंस्पायरिंग और बड़ा ही वीर रसपूर्ण गीत है। ये बेटा कहाँ से ढूंढ के लाया? और वो मैं 16 साल के थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं एक फिल्म एल्बम है, उसका ये गीत है। बोला कौन सी फिल्म है? संजू। मैंने कहा ओह ठीक है बेटा, तभी हमें नहीं पता। तो चूंकि मेरा बेटा भी इसको बड़ा सुरों में गाता है अच्छा, तो इसलिए भी मेरे थोड़े हृदय के करीब है। वाह। तो संजू का यह गीत आइए सुनते हैं। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह
है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। फिल्म संजू का गाना कर हर मैदान फतेह, और आपने मैदान फतेह करने की ठान ली। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। जी, तो वो भी सफर बड़ा मुश्किल रहा, कोई आसान नहीं था, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, हमारे पास जानकारी नहीं थी कि सांप के मुंह में दांत कितने हैं, वो तो हाथ डाल के ही पता चलेगा। तो मैं मजे से हमेशा कहता हूँ कि कुत्ता जिसको काटता है ना, उसी को पता होता है कि दांत कितने थे। तो कुत्ता कटवाना जरूरी था। तो हमने उसके लिए जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उसकी अर्जी भर दी हमने। तो उसमें यह था कि नाटकों का अनुभव होना चाहिए, तो वो तो विस्तीर्ण था हमारे पीछे कि कई प्रस्तुतियों में हमने हिस्सा लिया था, बतौर अभिनेता, बतौर निदेशक, बतौर तकनीशियन, हर अंग से हमने नाटकों को देखा हुआ था। तो वो हमारे लिए तो अच्छा रहा वहां। और मैं पहली ही प्रयास में उसकी जो कड़ियां होती है, कई राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के, उसमें अंतिम राउंड तक मैं पहुंच गया, जिसको वर्कशॉप कहलाती, कार्यशाला होती है, जो 4 दिन की निवासी कार्यशाला दिल्ली में होती है। जी जी जी। तो वो देश भर से अलग अलग केंद्रों पर जाकर के, तब शायद 4 केंद्र हुआ करते थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दक्षिण में बंगलोर या कहीं होता था। तो 4 केंद्रों से 80 लोग चुन करके वो दिल्ली बुलाते थे। अच्छा। फिर उसके बाद का उनका प्रवास खर्च दिया जाता था, उनको रहने खाने की सुविधा दी जाती थी, और 4 दिन की निवासी कार्यशाला होती थी, जिसमें कई गतिविधियां उनसे कराई जाती थी, कई तरह की एक्सरसाइजेस होती थी, कई तरह की इम्प्रोवाइजेशन होती थी, बड़ी मजेदार, आज भी जो होती है वो हुई। और वो 4 दिन की कार्यशाला के बाद मात्र उसमें से 20 लोग चुने जाने थे। अच्छा। जी जी। तो पहली प्राथमिक स्तर पे तो कितने ही लोग बाहर किए गए होंगे, अंतिम दौर में 80 में से 20 लोग उन्होंने रखने थे, और दुर्भाग्यवश उन 20 में नहीं रहा। अच्छा। तो पहला मेरा जो प्रयास था वो विफल रहा। परंतु मेरे लिए ये था कि एक बहुत आंख खोलने वाली, जैसे आंखों में अंजन डालने वाली वो एक प्रक्रिया रही, क्योंकि आपके साथ जो 4 दिन कार्यशाला में जो आए थे बच्चे, उनके पास काफी अच्छा एक्सपोजर था, अच्छा बैकग्राउंड था। उनमें से किसी ने बंसी कौल जी के साथ काम किया हुआ था, रंग निदेशक विश्व विख्यात, किसी ने राम गोपाल बजाज साहब के साथ काम किया था, किसी ने सत्यदेव दुबे जी के साथ काम किया था, किसी ने किसी के साथ काम किया था। उनका एक्सपोजर, एक्सपर्टीज, उनका प्रिसीजन, उनका फिनेस जो थी, उनकी सोच की गहराई जो थी, वो एक अलग दर्जे की थी, जिसका कि मुझे अंदाजा भी नहीं था। पहुंचना तो बात की बात थी कि मुझे मालूम तो कि यहाँ तक होता है, वो पहली बार पता चला। तो
जहाँ वो कार्यशाला समाप्त हुई तो एक समापन समारोह हुआ, एक रात्रि भोज हुआ सबका साथ में, और सबसे कहा गया कि कोई अगर अपने मन के भाव कुछ व्यक्त करना चाहता हो तो करें। तो तब मैंने वहां कहा था कि देखिए, यहाँ आकर के मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब मैं जानने का प्रयास करके दोबारा आऊंगा और फिर टकराऊंगा। अच्छा। और मैं वहां से चला आया। तो वो लोग सब हंसते थे, जैसा कि अभी हमें हंसी आती है। तो जितने सीनियर लोग थे सबकी कितने दूर से, दूर दराज से, चंद्रपुर, किसी को नाम भी पता नहीं है, नक्शे पे भी नहीं हमारे, जहां से तू आया है दोबारा तू कहां से आएगा तू इधर। लेकिन मैं फिर वापस गया। मैं यूथ फेस्टिवल वगैरह यूनिवर्सिटी का करते करते मुझे नागपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर विनोद इंदुरकर सर से परिचय हुआ जी, जो नागपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के हेड रहते थे, प्रमुख होते थे तो उन दिनों, और जो बड़े कला के विद्वान हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देख, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पास थियोरी कम पड़ रही है। अच्छा। प्रैक्टिकल्स तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे हैं, तुम प्रात्यक्षिक रूप से मंच पे तुम दिन रात 24 घंटे रहते हो, उसमें तुम्हारा कोई सानी नहीं है। परंतु बाहर के लोगों के पास किताबी ज्ञान जो है वो तुमसे ज्यादा है। तुम्हें उसमें थोड़ा सा काम करना होगा, तो थोड़ा उसके लिए ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा उसके लिए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की जो अपनी पुस्तकालय है वो तुम्हारे लिए सदा खुला है। अच्छा। तुम्हें कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं। तुम जब चाहे आ सकते हो। तुम कहो तो एक चाबी मैं वॉचमैन से लेके तुम्हें दे दूं। अच्छा। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, तुझे कुछ समझ में नहीं आया हमसे पूछ सकते हो जी। या इस क्षेत्र के जो विद्वान होंगे उस किताब के, मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूंगा। और क्या चाहिए? तो मैंने कहा अंधा मांगे एक और भगवान दे 100। और क्या चाहिए मुझे? तो मैंने इस मौके का फायदा ये उठाया कि मैंने वहां ललित कला विभाग में मैंने नाट्यशास्त्र अभ्यासक्रम में उस साल प्रवेश ले लिया, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है पदव्युत्तर MFA डिग्री कहलाती है। बट हमारा सब्जेक्ट ड्रामा था, जिसके आप भी मेरे सीनियर हैं, तो वहां मैंने प्रवेश ले लिया। वहां के लिए भी मुझे लगता है एक गीत होना चाहिए इस पायदान पर। जरूर जरूर। तो उस एक महत्वपूर्ण पड़ाव में और बहुत ही गंभीर निर्णयों के समय में मैंने बहुत अपने किसी अजीज को खो दिया था, और इन नाट्य गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से मैं उनको अंतिम विदाई नहीं दे पाया था। तो उस समय की मेरी मनोवस्था के समय का गीत जो बनता है वो है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। सुंदर और बड़ा संजीदा किस्म का ये गीत है, आइए सुनते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
जयंत जी, ललित कला विभाग में आपने MFA में एडमिशन लिया और कहना चाहिए कि एक गंभीर रूप से आप उसको देखने लगे, इस विषय को, नाटक की ओर जो है बड़ी गंभीरता से आप देखने लगे जी। और कैसा अनुभव रहा वहां का? कला को अध्ययन के रूप में देखने का एक नया नजरिया मुझे वहां मिला जी, कि कला मात्र रंजन मनोरंजन तक सीमित नहीं है। जी जी, प्रस्तुति देने वाले की आनंद अनुभूति मात्र के लिए नहीं है। जिनको हम रंजन दे रहे हैं, जिनका रंजन हम कर रहे हैं, उनको मात्र रंजित होने के लिए नहीं है। कला उसके बहुत आगे, बहुत ऊपर, बहुत नीचे, गहरे चारों तरफ बहुत बड़ा आसमान घेरती है। ये पता चलने की शुरुआत मेरी वहां हुई। अच्छा, आगे चल के तो काफी चीजें पता चली। एक लाइन में अगर कहा जाए तो मुझे वहां ये समझ में आ गया कि कला संप्रेषण का माध्यम मात्र है। आर्ट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यस, बट अ रिफाइंड वन। एक बड़ा ही महीन माध्यम है जो कि ऐसे अगर आप किसी को कोई बात बताने जाए तो शायद उसके हलक में न उतरे, शायद उसे समझ ही ना आए, परंतु कला के माध्यम से जो बात कही जाती है उसके लिए सुनने वाले का या उसको ग्रहण करने वाले का क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता। वो कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, जी जी, कला उसमें जो बैठती है संदेश के रूप में या किसी जानकारी के रूप में, एक विचार के रूप में, जी, वो एक अलग दर्जे का संतोष देती है क्या बात, कलाकार को। वाह, ये वहां में जो पहला मेरा लड़खड़ाता कदम वहां था जी जी, कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का आपने शस्त्र उठाया है। ये तलवार है, ये डमरू नहीं है, खंजरी नहीं है, ये तलवार है और दो धारी तलवार है। ये शस्त्र क्रिया भी करती है और नरसंहार भी कर सकती है। आपको तय करना है कि आपको इसके इस्तेमाल कैसा करना है। जी, और चूंकि जैसे कि हम जहां बैठे हैं विविध भारती में, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसका कि कला और मनोरंजन के माध्यम से हम कितना महत्वपूर्ण संप्रेषण कर सकते हैं हमारे जी, 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 समाज के साथ। तो ये वहां पर मुझे पहली बार पता चला। मैंने वहां पढ़ा लिखा और अगले वर्ष तक मुझे लगा कि अब मैं यहीं पढ़ता लिखता रहूंगा, जाता रहूंगा, करता रहूंगा। लेकिन मेरे बड़े अभिन्न मित्र है डॉक्टर पंकज दाभाड़े जी, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जयंत आपका अब वापस NSD के लिए प्रयास करने का समय हो गया। मैंने कहा छोड़ो यार, अब यहाँ दिल लग रहा है, मजा आ रहा है, हम ये करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका आंगन नहीं है, आपको जाना है, यहाँ से उड़ना है। उन्होंने मेरे लिए वो फिर से दोबारा फॉर्म मंगवाया। मैं इसी सवाल में भी आने वाला था कि वो जो कमी थी जिसके बारे में आप वहां से एहसास लेकर के लौटे कि मुझे जो मालूम नहीं है वो ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया है, और इस कमी को पूरा करते हुए दोबारा एक नए रूप में आप वहां पे कैंडिडेट के रूप में पहुंचे, तो वो मुझे पहुंचाया गया। तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर पंकज दाभाड़े जी को, जो स्वयं अभी सरकारी अधिकारी हैं। हमारा भारत सरकार का सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन हुआ करता था ना, उसमें वो अधिकारी थे। अब शायद वो विभाग का नाम बदल के आउटरीच ब्यूरो समथिंग कुछ नाम हो गया है उसका, प्रभाग का वो कुछ और हो गया। तो उन्होंने मेरे लिए दोबारा से वो जिद करी और मेरा फॉर्म भरवाया। दोबारा मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होने को कहा। मैं उत्तीर्ण हुआ परीक्षा में, उत्तीर्ण भी हुआ, अंतिम राउंड तक फिर से गया। और इस बार लेकिन मैं भाग्यशाली रहा या शायद मैं सक्षम रहा और मैंने वो परीक्षा पास कर ली और मुझे वहां NSD में प्रवेश मिल गया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ये सन 98-99 की बात है और 98 से लेकर के 2001 तक मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में रहा। तो उस समय के लिए मैं एक गीत मैं अभी आपसे यही कहने वाला था, देना चाहूंगा। आपके बचपन से बात शुरू हुई जी, और आपके कॉलेज के दिनों में जब आप बहुत कुछ नहीं जानते थे मगर बहुत कुछ करना चाहते थे, उस स्टेज से लेकर ये जो समय था कि जब आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला मिला और एक प्रगल्भ कलाकार के रूप में आप आगे बढ़ने लगे, तो इस समय के लिए कौन सा गाना आपने चुना है? जी, जब मैं वहां पहुंचा ना तो मैंने कहा था कि चलो अब पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिली, अब तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब तो 24 घंटा नाटक जिएंगे। अच्छा। और जब हमें वहां ले जाया गया और पहले ही 2 दिनों में जो हमसे परिचय कराया गया कि ये विद्यालय ऐसा है, यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, तो वहां पे मेरे घर से बड़ा तो पुस्तकालय था। तो मैंने कहा कि ये सब आपको चट जाना है 3 वर्षों में। मैंने कहा ले भाई, आसमान से गिरे और खजूर मैट के किताबें तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। परंतु वो अनुभव बहुत अलहदा रहा, बहुत प्यारा रहा, क्योंकि वो किताबें वो थी जो मुझे ऐसा लगता था कि एक जीवन कम पड़ जाएगा, मैं इनको पढ़ता रहूं
पेपर और पता नहीं कितनी बार पढ़ता रहा हूँ जी। और मैं वो सब मैंने कर लिया, चट कर लिया। तो वहां जाके ना एक नई दुनिया में हमारा एक दरवाजा खुल गया, जहां पे मेरे साथ मणिपुर से भी कोई पढ़ने आया है, पश्चिम बंगाल से भी कोई पढ़ने आया है, असम से भी कोई पढ़ने आया है, उड़ीसा से कोई पढ़ने आया है, पंजाब से कोई आया, हरियाणा से कोई, कश्मीर से कोई आया है। मैं स्वयं महाराष्ट्र के सुदूर किसी इलाके से आया हूं जिसको झाड़ी पट्टी या हम आदिवासी इलाका कहते, वहां से गया हूं। तो ऐसे हर रंग के लोग मुझे वहां मिले। बिल्कुल। तब मुझे लगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आइए श्रोताओं को सुनवाते हैं उपकार फिल्म का ये गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। क्या बात है। देशभक्ति की भावना को उजागर करती हुई ये रचना और देशभक्ति का वीर रस को हमारे नस नस में भरने वाली ये रचना। और इसके बाद जयंत जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का व्यापक अनुभव लेने के बाद, उसे लेते हुए कई कलाकारों से आप जुड़े, कई महान हस्तियां जो उस वक्त वहां पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों को विद्यार्जन किया करती थी, पढ़ाया करती थी, उनसे आपका जुड़ाव हुआ। वो अनुभव कैसा रहा उन सब महान लोगों के साथ? ये था कि जब मैं सिलेक्ट हुआ, चयनित हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए, तो मुझे लगा कि मैं तो पहुंच गया। हाँ, वाह। लेकिन जब जाके हमारा जो पहला जो परिचय सत्र होता है, पहले 7 दिन, जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, जी जी, उसमें खोल के उधेड़ के उन्होंने बता दिया कि बेटा तुम तो रीता बर्तन लेके आए हो, अब भरना है। हाँ। इसे सीधा रखना, उल्टा रख दोगे कि मैं तो बन चुका, तो कुछ नहीं होने वाला आपका, फिर तो आप बर्बाद हो। तो मैंने वो आदेश सराखों पर रखा और मैं उस हिसाब से चलता गया। तो वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है भारत सरकार का शीर्ष संस्थान है नाट्य शिक्षा के लिए, जी, रंगमंच की शिक्षा के लिए, जहाँ पे मैं जब पढ़ता था तब अभिनय और रंग तकनीक और निर्देशन, ऐसे 2 विशेषज्ञता के साथ आप वो पूरी कर सकते थे डिग्री आपकी, जिसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं, एक्टिंग और दूसरा डिजाइन एंड डायरेक्शन। तो मैंने अभिनय में विशेषज्ञता के साथ वो पूरा किया है। और उस दौरान हमें कई अच्छे अच्छे दिग्गज निर्देशकों के साथ, शिक्षकों के साथ समय बिताने का, उनके साथ काम करने का, उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं सभी मेरे गुरुओं का नाम लेना चाहूंगा। जिसमें हमारे तत्कालीन निदेशक जो थे, संस्था निदेशक जिसको कहते हैं, एनएसडी के डायरेक्टर पद्मश्री श्री राम गोपाल बजाज सर, उनके साथ हमने नाटक भी किया था शकुंतला की अंगूठी, और वो हमारे साथ अध्यापन के कार्य में भी 3 साल जुड़े रहे। और श्री प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी हमारे अध्यापक रहे, उनके साथ भी हमने कहानी का रंगमंच विधा में हमने कई कहानियों का मंचन भी किया, जिसमें हमारे मराठी के लोकप्रिय लेखक श्री वपू काळे जी की मैंने कहानी वहां पे प्रस्तुत की थी। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा एक वो हमेशा रहा कि अपने लिटरेचर को, अपनी संस्कृति को मैं एक राष्ट्रीय स्तर पे जहां मैं मंच पे खेल रहा हूं, वहां पे उससे मैं सबको एंगेज करूं, सब समाहित करूं सबको, कि आप मुझे रविंद्र संगीत सुनाते हो ना, तो मैं भी आपको मराठी आधुनिक कहानी, मैं मराठी रस कथा, मैं महाराष्ट्र के कल्चर से कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा। मैं उससे आपको उलझाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं भी उतना ही एंगेजिंग हूँ। अच्छा। मैं भी उतना ही मनोरंजक हूँ। मैं भी उतना ही गहन परिवेश चाहता हूँ, सांस्कृतिक परिवेश चाहता हूँ। हाँ। ये मेरा हमेशा से जिद रही और मैं वो पूरी करता रहा। तो वहां पे इनके साथ भी, हमारे साथ महान संगीतकार निदेशक बाबा कारन जी के साथ हमको काम करने का मौका मिला। उनके साथ हमने संगीत में भी काम किया। और देखिए, मैं उस तरह का गायक नहीं हूँ, परंतु रंग विधा जो है, नाटक जो होता है ना, ये आप जानते हैं जैसे कि सारी कलाओं का मिश्रण है। बिल्कुल। इसे अमलगमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स कहते हैं। तो इसमें हमें क्या कहते हैं, उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ता है। मे बी वी आर नॉट मास्टर ऑफ
एनीवन। जी, हमें जी। किसी एक विधा का उस्ताद होने की जरूरत नहीं, बट सब विधाओं को थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, तब जाके हमारा एक मंच पे चित्र तैयार होता है। हमें थोड़ी सी संगीत भी जानना जरूरी है, हमें नृत्य भी जानना जरूरी है, हमें स्थापत्य कला भी जानना जरूरी है, रंग चित्र, थोड़ा लय ताल का ज्ञान भी, सब चीजें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम पता नहीं किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करें। हम जो मंच पे खड़े हैं तो हम एक चित्र भी है, हम एक शिल्प भी है, हम एक संगीत भी है, हम एक नृत्य भी है, हम एक संवाद भी है, गीत भी है, हम सब हैं। तो हमको भी सब चीजें एक साथ रखनी पड़ती है। तो वो चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से कांरांत जी से पता चली। अच्छा। तुम्हें बहुत बड़ा गायक होना जरूरी नहीं, सुनना बहुत जरूरी, श्रोता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि अपने स्वर को सुनना कैसे है, औरों के स्वर को सुनना कैसे है। और बहुत ज्यादा तुम्हें आलापी लेने की, तान लेने की जरूरत नहीं। तुम कोयल जो गा रही है वो 3 ही सुरों में कर रही है कू, उतने ही 3 करके देख लो बेटा, उसी में जीवन निकल जाएगा तुमसे, उसको अचीव करते करते। ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने जो बताई कि चूहा भी जो आवाज करता है उसमें भी ताल है, लय है, सुर है। आप जीवन में स्वर ढूंढो, जीवन में संगीत ढूंढो। उन्होंने हमारे साथ एक नाटक किया था, तो उसमें संगीत के लिए उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी संगीत वाद्य जिसको हम कहते हैं पारंपरिक रूप से, वह नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं चीजें इस्तेमाल करूंगा। जैसे अब ये गीत है जो किसान खेतों में जा रहा है, तो उसमें मैं बैलों के गलों के घुंघरू उन्होंने लेकर के आए, उससे उन्होंने वो नाद और लय वो तैयार करी। उसके बाद जो गाड़ी का चक्का लकड़ी का जो खटक कुट चलता है, उसकी आवाज लेकर के आए, बैलों की टापों की आवाज लेकर के आए, और बैल छन्न छन्न बजता है और बीच में एक बार वो गर्दन झूमाता है जोर से, तब की बड़ी घुंघरों की आवाज। और ऐसी चीज है कि कहां से क्या निकाल सकते हो आप, वो उन्होंने जो नजरिया दिया वो कमाल था। तभी ऐसे संस्थान से हमारे बड़े भाई स्वानंद किरकिरे जैसे चमत्कार पैदा होते हैं, तो उनके साथ काम करने का मिला। उसके बाद पंडित सत्यदेव दुबे जी मुंबई से हमारे साथ आए थे, उन्होंने आवाज पर, अभिनय पर काम हमारे साथ किया। और त्रिपुरारी शर्मा जी थी, वो अभिनय पर हमारे साथ बहुत अच्छा काम करती थी। उनके साथ हमने चेरी का बगीचा, चेरी ऑर्चर्ड जो रशियन नाटक है वो खेला था, कमाल का। फिर हमारे साथ काम करने के लिए लंदन से आए थे पीटर जेम्स, वहां की लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स के तब के डायरेक्टर पीटर जेम्स सर हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया था। उन्होंने हमारे साथ मैकबेथ नाटक किया था, खेला था, शेक्सपियर साहब का। हाँ, और जिसका हिंदी अनुवाद बर्नम बन नाम से है, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने किया हुआ अनुवाद है। जी जी जी, उनके परिवार का भी रंगमंच से नाता रहा है, बर्नम बन नाम से। तो उन्होंने वो उसी तरह लयबद्ध छंदबद्ध, जैसे कि रश्मि रथी की रचना है, वैसे रचना उन्होंने, जैसे शेक्सपियर वर्सेस में लिखते थे, वैसे उन्होंने बर्नम बन वैसा लिखा हुआ नाटक है। कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो हमने किया था उनके साथ, पीटर जेम्स सर के साथ। फिर लंदन से ही एक और वहां की शेक्सपियर थिएटर कंपनी जो है, उनकी आधिकारिक रेपर्टरी कंपनी जिसको कहते हैं हम, यूके की, उनकी जो शेक्सपियर थिएटर कंपनी, वहां के एक निदेशक अभिनेता आए थे हमारे साथ प्रशिक्षण कार्य करने के लिए, तो उन्होंने हमारे साथ अभिनय पर काम किया। तो इतना जो कहते हैं हम एक्सपोजर, इतनी विविधता हमारे किसी भी एक शिक्षण संस्था में भारत में संभव नहीं है, जो सिर्फ मात्र राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ चमत्कार संभव था। तो इन सारे चमत्कारों से मैं बीतता गया। इस तरह का अध्ययन करने के बाद और इतना अनुभव लेने के बाद वहां से जब आप बाहर निकले, और पहला आपका रुख तो आपका मुंबई की ओर ही था निश्चित रूप से। नहीं, कहानी है। अच्छा, हाँ, तो वो क्या कहानी? अब जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरा करके सन 2001 में मेरी वो उपाधि पूरी हुई, तब नाट्य विद्यालय समिति के एक तो डायरेक्टर जो डे टू डे एक्टिविटीज में सम्मिलित होते हैं, और एक चेयरमैन होते हैं, कमिटी चेयरमैन, तब हमारे अनुपम खेर सर थे। अच्छा, हाँ, तो उनकी साइन के साथ मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट है NST का। तब वो थे। तो उस वर्ष हमारे साथ एक और नाटक का बड़ा अभिनय अनूठा प्रयोग हुआ था। अमाल अलाना जी, जो स्वयं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ स्नातक है, और अब्राहम अलकाजी साहब की सुकन्या है, उन्होंने हमारे साथ नाटक किया था, संगीत एकच प्याला। वो वहां पर क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था तो हिंदी में हुआ था। अच्छा। तो हमने हिंदी में किया था, और उसके कुछ गीत भी मैंने हिंदी में अनुदित किए थे। क्या बात। और उसमें मुख्य भूमिका जो हमारे यहाँ बाल गंधर्व जी करते थे, वो सिंधु की जो नायिका की भूमिका वो मैंने अदा की थी। ओहो। हाँ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा हमारे लिए, कमाल का। और उसमें हमने नाट्य संगीत भी गाया था अपने तरीके से। अपने कीर्ति शिलेदार जी पुणे से आई थी, अब वो नहीं रही, वो आई थी हमें संगीत सिखाने के लिए, और पैर से बजाने वाली
वो हारमोनियम वो सब लेकर के, और यही नहीं उन्होंने हमें नौवारी साड़ी, लांग की साड़ी बांधना भी सिखाया था। वाह। हम पुरुष होते हुए भी हम खुद, मैं आज भी अपनी साड़ी खुद बांध सकता हूँ अगर मुझे महिला के वेश में कहीं जाना हो तो। अच्छा। धोती और बाकी कपड़े तो हम करते ही, जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सबको सब सिखाया जाता है, आपको कॉस्ट्यूम्स की, आपको सेटिंग की। मैं लकड़ी काट के अपना सेट खुद बना सकता हूँ। मेकअप की, मेकअप तो अब तो काफी आधुनिक मेकअप आ गया, तब तो वो क्रेप का काट करके चिपका के दाढ़ी भी बनाते थे हम। स्पेशल मेकअप्स करते थे, वो सारी रंगभूषा वेशभूषा सब मैं कर लेता था। और हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हम सब लोगों का जब भी कभी विदाई का क्षण आता है, गेट टुगेदर होता है, हम सब मिलते हैं, और जब जाने को होते तो हम एक गीत सब हाथ पकड़ के गाते हैं। अच्छा। वो गीत मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि आप सुना दे। जरूर। और वो आप सबका पसंदीदा गीत है कि वो मौका फिर हम याद कर दे कि कभी आएगा न आएगा। वो गीत है, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम, ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर देने वाला गाना है। और हमेशा आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की यादें जो आपने संजोई हुई है उसमें दोबारा से डूबने पे मजबूर कर देने वाला ये गाना है जी, जब भी आप ये सुनते हैं जी। और आज भी हम, भले ही वो मेरे सहपाठी ना हो, मेरे बैचमेट्स ना हो, सीनियर जूनियर्स कोई भी मिलते हैं, हम 10-5 एनएसडीएस एक जगह अगर जब भी हो जाते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक जी, और 1 घंटे भर मिलके अगर हम जब भी जुदा होने लगते हैं तो हम हाथ पकड़ के ये गीत जरूर गाते हैं। ओहो, क्या अपने सुरों में गाते, लेकिन गाते जरूर है। बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, सबकी आंखें भरी होती है, नम होती है। वाह। तो आपके एल्यूमिनी जो राष्ट्रीय एनएसडी के हैं वो मिलते हैं और ये गीत गाते हैं। इस गीत को जब ये आपने पहली बार गाया था एनएसडी छोड़ते समय, उसके बाद का पड़ाव क्या था आपकी जिंदगी का? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की परीक्षा हुई, अध्ययन पूरा हुआ, अब सबको जाना है, हॉस्टल छोड़ना है, अपना अपना सामान लेकर के सब अपने अपने गांव जाएंगे। हाँ जी। एक फेयरवेल पार्टी होती है, तो तीसरे वर्ष के छात्र जो उत्तीर्ण हो रहे होते हैं, अब निकलने वाले होते हैं, उनको प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र एक बड़ा भावभीनी से एक विदाई देते हैं। अच्छा। बड़ी प्यारी सी थीम पार्टी होती है और उनके लिए, उनके सम्मान में कुछ पर्सनलाइज्ड इवेंट्स करते हैं वो। बड़ा ही वैयक्तिक रूप से हर एक की व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके आपसी संबंध स्नेह को देखते हुए बड़ा एक विशेष रूप से उनको विदाई दी जाती है और बड़ी भयंकर भाव विभोर होती है वो। मतलब रोते बिलखते ही सब जाते हैं वहां से। जाते क्या, वहीं रह जाता दिल, तो हम चले आते हैं। तो उसके बाद उसी रात मैं और मेरा एक सहपाठी है, समरेश राउतराय उसका नाम है जी। मैं उसका इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरा बैचमेट है। आज वो नामचीन बड़े मशहूर अभिनेता है उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा। हाँ, वो नायक खलनायक सारी भूमिकाएं करते हैं, स्वयं निर्माता भी है। अच्छा, बड़े मशहूर है समरेश राउतराय। वो और हम दोनों उसी रात दिल्ली से ट्रेन पकड़ के मुंबई के लिए रवाना हुए थे। अच्छा। तो हमारे प्रोफेसर सुधीर कुलकर्णी साहब ने हमें कक्षा के दौरान मेकअप क्लास में पूछा था कि इस बैच से कौन कौन है जो मुंबई जाएंगे। तो मैं और एक समरेश, हम दोनों ने शायद हाथ उठाया था। तो कुलकर्णी सर ने कहा, अरे तू तो महाराष्ट्र से है, तू क्यों हाथ उठा रहा है मुंबई जाने के लिए? तू तो कहीं भी महाराष्ट्र में काम कर सकता है, रंगमंच होता है, इतना होता है। तो तब मैंने उनको बड़ा वास्तववादी उत्तर दिया था कि सर, महाराष्ट्र में व्यावसायिक रंगमंच जो है जिसपे पेट पलता है वो सिर्फ मुंबई में होता है और कहीं नहीं होता है। और ये मैं 20-25 साल की अपनी उम्र के अनुभव से कह रहा हूँ सर, तो मुझे जाना तो मुंबई ही पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि मैं वहां जाके रंगमंच ही करना चाहता हूँ, बाकी चीजों के मेरे को उतना रस नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी कि चलो अच्छा है, दृष्टिकोण तेरा बड़ा साफ है, अपना फोकस तेरा क्लियर है। तो हम मुंबई आए थे जी। मुंबई आए थे, मेरी दीदी डॉक्टर जया चांदोरकर और जीजा जी श्री विनोद चांदोरकर साहब, उनके पास रेलवे का अधिकारी आवास था भाईकला में, उनके साथ में कुछ समय रुका जी, जब तक कि मैं अपनी जगह ढूंढ करके किराए पे लेकर के। तो वो कुछ समय लोगों के लिए कुछ 15 दिन 6 महीना होता होगा, मैं करीब करीब उनके 1 वर्ष के करीब रुका। तो और उन्होंने बहुत मेरी अगुवाई की। मेरा शुरुआती समय का जो कुंठाएं थी, जो डर था, उसमें मेरा एक जो कहते मनोधैर्य बढ़ाने का काम दीदी और जीजा जी ने किया है। मैं उनके, और संघर्ष का सबसे मुश्किल समय वही होता,
संघर्ष का समय इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था मैं तो महाराष्ट्र से, मैं तो सब जानता हूँ, और यहाँ आने के बाद पता चला मैं कुछ नहीं जानता। मुंबई में तो मैं आज पैदा हुआ हूँ, मेरी सारी उम्र शून्य है। तो उस दिन के लिए मुझे जो गीत आपको यहाँ पे मन करता है जी, और वो सबके जीवन में एक बार वो गीत गाने का समय आता ही आता है। वो था जिंदगी कैसी है पहली हाय, क्या बात, कभी रुलाए कभी तो हंसाए, जिंदगी कैसी है पहली हाय। बहुत सुंदर गीत है, मन्ना दा की आवाज में है, फिल्म का नाम आनंद। आइए सुनते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। अभिनेता जयंत गाडेकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।